हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, अब चैप्टर 4 हमारा काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और चैप्टर 4 के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसका मैक्सिमम डिस्कशन जो है वो हमारा हो चुका है। आज जो हम देखेंगे उसमें आज डिस्कस करना है गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसका यूज़ हमने किया था पोटेंशियोमीटर में, विशन ब्रिज में, जिसमें डिफ्लेक्शन जो है वो करंट का डिफ्लेक्शन जो है वो हम देखते हैं। आज उसका कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग देखेंगे और हाउ कैन वी यूज गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एज वेल एज वोल्टमीटर, उसमें से आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इफ इट्स पॉसिबल तो आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए, तो लास्ट लेक्चर का जो मेन डिस्कशन का पॉइंट था वो था ये एफ का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जहां से आपको ये पता चला था एफ आई एल क्रॉस बी अगर हम कहते हैं तो बी आई एल साइन थीटा, दैट्स बेटर टू रिमेंबर। और वो कब मिनिमम होता है, कब मैक्सिमम होता है, उसका हमने डिस्कशन किया था। मिनिमम यानी जहाँ पे एंगल जीरो होता है, दैट्स फोर्स जीरो हो जाएगा वहाँ पे। एंड इफ यू कंसिडर इट्स मैक्सिमम तो वहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं दैट्स साइन 90। एंड इफ इट्स साइन 90 तो वहाँ पे फोर्स का वैल्यू आपको बिल बी आई एल ऐसा मिलता है। ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा ताकि आज हम उससे थोड़ा सा आगे समझने वाले हैं। एफ इज इक्वल्स टू, चलो आप में से कौन बताएगा कि एफ इज इक्वल्स टू बिल फॉर्मूला कब यूज किया जा सकता है, और एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी फॉर्मूला कब यूज किया जा सकता है? यस एनीवन? एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी सर बी और एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी, वो फॉर्मूला कब आप यूज कर सकते हैं? सर थीटा 90 हो तब। नॉट एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरी। मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि आप एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी या तो बी आई एल, वो फॉर्मूला कब यूज करेंगे, और एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? दो टाइप के आपके पास फॉर्मूला है, एक है क्यू वी बी और एक है आई एल बी या तो बी आई एल। सर तो दो देखो वहां वायर्स पैरेलल हो तो बी आई एल यूज नहीं, कर। बिल्कुल नहीं। जब वायर दिया हो कोई लेंथ का तब हम एफ इक्वल्स टू बी आई एल वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी और वो जो मूवमेंट कर रहा है वेलोसिटी से तब हम क्यू वी बी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला से पता चलता है दोनों के दोनों फॉर्मूला फोर्स के फॉर्मूला है। एक में आता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब वहां पे कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में हो तब आप यूज कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ एल है, तो वहां पे जो फोर्स निकालना होता है तो वो फोर्स आ सकता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या तो बिल साइन थीटा से। अब उसके बाद हमने ऐसा समझा था कि इफ वी हैव टू पैरेलल वायर्स, तो चलो कौन बताएगा कि दो पैरेलल वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कौन सी सिचुएशन में करेंगे, ताकि जब भी कोई वायर में से करंट पास करो तो वो मैग्नेट जैसा काम करता है। तो कब दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? करंट की डायरेक्शन सेम हो तब। एग्जैक्टली, तो आप वहां पे ऐसा कह सकते हैं इफ यू हैव टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड इफ करंट इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। रिपल कब करेंगे तो उससे सीधा सीधा आइडिया आ जाएगा, व्हेन करंट पास इन अपोजिट डायरेक्शन। उसका पूरा का पूरा आइडिया हमने यहाँ पे लेने का ट्राई किया था कि इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, तो वहां पे कुछ ऐसा आइडिया हमने निकाला था कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में आप हल्का सा थोड़ा सा और आइडिया लगाए। मतलब आप वहां पे ऐसा देखें कि अगर दो पैरेलल वायर्स हो, करंट उसमें जो पास हो रहा हो, ओके, वो करंट पास होने की डायरेक्शन अगर सेम हो, करंट सेम डायरेक्शन से पास होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर मैंने आपको कल एक सजेशन भी दिया था कि वहां पे जो दो पैरेलल वायर वाला ये जो थ्योरी है ना, उसको आपको कैसे लिखना चाहिए या तो कैसे याद रखना चाहिए, तो मैंने खुद ने लिखवाया था यहाँ पे। आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि suppose if I consider b1, तो mu 0 upon 2 pi r, that is a better formula. But if I say b1 is equal to mu 0 I1 upon 2 pi r, तो एक परफेक्ट क्लैरिटी रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जहां करंट का वैल्यू 1 देना है, उसके हिसाब से यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आता है F2, बरोबर है, फोर्स ऑन टू, वो भी बरोबर है। पर टू के ऊपर किसने फोर्स लगाया? तो मैंने कल ऐसा कहा था कि आप F2 याद रखो, इट्स इनफ।
बट F21 याद रखने से आपको ये फॉर्मूला लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो F21 यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे B1 है उसकी जगह पे μ0 I1 2 पाई R ले लो आप। तो मैग्नीट्यूड की बात करें μ0 I1 I2 L अपन 2 पाई R, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा जो आपको F का डायरेक्शन है वो बताएगा। अब यहाँ पे आपको जब ये डायरेक्शंस फाइंड करनी हो तो आपको एक साथ दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये सेकंड वायर होता, उसके बाजू में ये फर्स्ट वायर होता, इसमें से करंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगेगा। मतलब पहले यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद क्या करेंगे तो कि दूसरा आ गया जिसके ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया तो कि बाहर की साइड आया, करंट कहाँ जा रहा था ऊपर, तो वहाँ पे मुझे FBI रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है तो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, करंट कहाँ है तो कि करंट ऊपर है। अगर आप वहाँ बैठे बैठे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, वरना यहाँ मेरे दिखाने से आपको पता नहीं चलेगा। सो व्हाट यू वांट टू अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज I2, दैट इज I1, आपको आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेना है। फिगर आपके सामने रखा है। I2 में करंट पास करेंगे, करंट पास कर दिया, यहाँ पे एक वायर है तो करंट पास करने से फिंगर जैसे टच करेगा इट इज कमिंग आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की साइड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो बाहर है। करंट कहाँ है तो कि करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा तो कि इस साइड लगेगा। अब ये जो मैंने समझाया उसको आप यहाँ पे दी गई इस फिगर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि यस मैग्नेटिक फील्ड आउट, करंट इन अपवर्ड, देन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक ही फिगर के अंदर आपने यूज कर लिया राइट हैंड थंब रूल और साथ साथ यूज कर लिया F इज इक्वल टू IL क्रॉस V। दोनों चीजें आप एक साथ यहाँ पे समझ सकते हैं, दोनों को एक साथ समझना चाहिए तो ही पता चलेगा। F1 to F21 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इट्स कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसा कह सकते हो कि पहला वायर दूसरे को जितना अट्रैक्ट करेगा दूसरा ही पहले को भी उतना अट्रैक्ट करेगा। सो इफ आई एम लुकिंग फॉर F12 और F21 दोनों केस में उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला सेम ही होता है। ओके तो मैंने ये भी कहा था अगर किसी का भी होमवर्क इसका बाकी है तो आई सजेस्ट कि आप जो भी होमवर्क करो वो क्लास वर्क देखकर होमवर्क करिएगा। ओके सो जब भी आप रिवाइज करोगे ना तो भी आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, तो अच्छी तरह से उसको देखेंगे तो ही शायद आपको पता चलेगा। चलो आफ्टर दिस जो हमारा पॉइंट था, ओके ये सब कुछ हमने किया हुआ है और उसके हिसाब से एम्पियर का डायरेक्शन हमने निकाला हुआ था। और आज हमें जो डिस्कशन करना है, ओके आज का हमारा मेन क्वेश्चन है ये, derive an expression for the torque acting on a current carrying loop suspended in a uniform magnetic field। अब अगर आपके दिमाग में F इज इक्वल टू बिल क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल क्लियर है और टॉर्क बेसिक फॉर्मूला, टॉर्क का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस F। R क्रॉस F। और R क्रॉस F में अगर मैं क्रॉस हटा दूं तो आप ऐसा कह सकते हैं RF साइन थीटा। अब RF साइन थीटा को लिखने का पहला तरीका RF साइन थीटा या तो F R साइन थीटा ऐसा कह सकते हैं। तो F का मतलब है फोर्स और R साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ओके तो R साइन थीटा एग्जैक्टली उसके लिए आपको यहाँ पे कपल्ड फोर्सेस जो है वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। See, whenever I'm giving the reference from the 11th standard, तो जिन लोगों को 11th का कुछ याद हो वो रेफरेंस तक जा सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं हो तो उस रेफरेंस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो बताया जाए वो दिमाग में नोट डाउन करते जाने का, या तो नोटबुक में भी आप लिख सकते हो कि हियर वी कैन यूज कपल्ड फोर्सेस। अब कपल्ड फोर्सेस का बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, ओके कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सो दैट्स एग्जांपल ऑफ ए कपल्ड फोर्सेस। ओके कोई बॉटल का कैप खोलते हैं तो यहाँ पे ये जो मोशन है सो दैट एक्सर्ट द टू फोर्सेस, टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो दिमाग में जितना क्लियर रहेगा उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा। अब पहले मैं सिचुएशन जो है वो मैं समझा रहा हूँ
तो आप अच्छी तरह से देखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो देखिएगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है, पर आई थिंक मैंने कहा हुआ है ये सभी के सभी वीडियो सेम डे यूट्यूब पे अवेलेबल होते ही है। ओके, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए, मान लो ये मेरे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप मतलब क्या, तो क्या ऐसा समझना है कि एक वायर दूसरा वायर, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, उस पेजेस को पेजेस मत समझिए, उसको ऐसा समझिए कि बहुत नंबर ऑफ टन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वायर्स मैंने यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है। उसमें से अभी मैं एक वायर के लिए समझने का ट्राई करता हूँ, और उस वायर में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा तो ही ये पूरा का पूरा पता चलेगा। क्वेश्चन ऐसा है, expression for the torque acting on a current carrying a loop suspended in uniform magnetic field। तो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो मैं यहाँ पे इस फिगर के साथ समझा देता हूँ। फिगर में ऐसा दिया हुआ है कि एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, मतलब एक मैग्नेट इधर है नॉर्थ पोल, एक पोल इधर है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो दिमाग में रखना है इसके हिसाब से ये डायरेक्शन, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन रिप्रेजेंट करंट एंड दिस वन रिप्रेजेंट द फोर्स। अगर कोई ऐसा कहता है कि हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, तो कि किसी को कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आई रिपीट, किसी को कुछ भी नहीं ले सकते हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी किसी से भी परपेंडिकुलर रहता है। एक्स वाई से, वाई जेड से, और जेड एक्स से परपेंडिकुलर है, वो बात बरोबर है। सिंपल कार्टेशियन सिस्टम की बात हो तो आप एक्स वाई जेड कहीं पे भी ले सकते हो, पर इसके केस में कोई भी कहीं पे भी नहीं लेना होता है, इसलिए हमने रूल को स्पेसिफिकली बताया हुआ है। दिस वन रिप्रेजेंट द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। अब मान लीजिए ये स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, और आपके स्क्रीन के सामने जो फिगर दिया है वो, दोनों को अच्छी तरह से कंपेयर करने का ट्राई करिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ गया, उसके बीच में मैंने ये एक प्लेट रखा हुआ है या तो करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। अब आपको देखना कैसे है, तो कि लूप के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसा नहीं रखना है, पर इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ किया हुआ है, थोड़ा आपको दिखे इसलिए मैं इसको ज़्यादा टेढ़ कर रहा हूँ। मतलब क्या, तो कि ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि ये एकदम स्ट्रेट ऐसा था, उसकी बजाय मैंने इसको ऐसे टेढ़ किया हुआ है। अब समझना क्या है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में था। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में था और ये जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है, ये यहाँ से इसके बीच में कोई एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, मैंने ऐसे रखा है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन से नीचे जाकर वापस करंट का लूप ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट यहाँ पे जा रहा है, और अब ध्यान से सुनिएगा और बात को समझने का ट्राई करिएगा। ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है ना ये? से यस और नो। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे एक लूप है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। फोर्स मुझे फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ये पेन की डायरेक्शन में है, ये फिंगर जो है वो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में, यानी मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा था, तब फोर्स ऊपर लगा। उसी तरह से जब ये करंट नीचे जाएगा तो उस केस में फोर्स नीचे लगेगा। तो ये सरफेस के ऊपर और ये सरफेस के नीचे दो फोर्सेस लगेंगे, दैट वी कैन कंसिडर एज ए कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर यानी एक लाइन में होने वाले फोर्स, एक लगेगा फोर्स ऊपर, एक लगेगा फोर्स नीचे, मतलब उस लूप के ऊपर ना तो वो लूप ऊपर जाएगा ना तो वो लूप नीचे आएगा, उसकी ये जो वाली सरफेस है और ये जो वाली सरफेस है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आता है उसका मेन पार्ट, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। आई होप ये आपको थोड़ा सा ट्रीटेड दिख रहा होगा।
नहीं दिख रहा हो तो जैसा फिगर यहाँ पे दिया हुआ है वैसा आप मेरे साथ कोई पेन और ये बुक जैसा लेकर समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ज़्यादा ट्राई करने से, खुद ट्राई करने से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिएगा ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अब करंट यहाँ से अब यहाँ नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अब करंट मुझे कहाँ दिखाना है, तो कि करंट ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये जो करंट है वो करंट कहाँ जा रहा है, तो कि ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, यानी करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये लूप मैंने ऐसे रखा है, मतलब करंट गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेकंड फिंगर मुझे नीचे दिखानी है, फर्स्ट फिंगर मुझे इसी डायरेक्शन में दिखानी है। तो देखिए ये फोर्स जो फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है और मेरा ये फिंगर मैं ऐसे नीचे की साइड दिखा रहा हूँ, ये नीचे गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, तो मेरा ये जो थंब था वो मेरी ओर आ रहा है। मतलब ये जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स बाहर की साइड लगा। अब करंट यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद वो नीचे गया, अब करंट कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो मेरा ये फिंगर इस साइड रहेगा, सेकंड फिंगर ऊपर की साइड लगेगा और फोर्स जो है वो बाहर की साइड लगेगा। अब ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशन में है, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, पर समझते वक्त ध्यान उस बात का रखना पड़ेगा कि आप राइट हैंड का यूज ना करें, आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अगर लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से ट्राई करोगे, वैसे ये तो होता राइट में भी है, पर समझ में नहीं आएगा और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने फिक्स कर दिया है इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, आई होप आपको आपकी स्क्रीन में मेरा फेस और जो स्क्रीन है वो दोनों ही आपको पैरेलल दिख रहे होंगे। इफ इट्स रिक्वायर्ड, अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं और आपकी स्क्रीन में 2-4 स्क्रीन दिख रही है, आई डोंट नो कैसा होता है मोबाइल व्यू, अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ साथ कोई और भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दैट आई डोंट नो। पर अगर आप मेरे वीडियो को पिन कर देंगे, ओके, वहाँ पे वो 3 डॉट है ना, वहाँ पे ऑप्शन होता है पिन वीडियो, तो मेरा ही वीडियो दिखेगा और ये जो स्क्रीन शेयरिंग है वही आपको दिखेगा, तो आजू बाजू क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। सो इट्स बेटर फॉर यू। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले क्या समझना है वो बताता हूँ, उसके बाद लर्न कैसे करना है उसमें तो आप लोग शायद हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो। तो कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिले तो भी आप वो आराम से लर्न कर लेते हैं, बट हियर वी रिक्वायर्ड हाउ टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। फिगर के कॉन्टेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, यानी इधर नॉर्थ है, इधर साउथ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखा है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लूप लिया है, ये लूप थोड़ा सा मैंने, यानी ये मेरा हाथ ऐसा है, मैं उसको टिल्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने इस हाथ को ऐसे रखा है। अब मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो ऐसा था, करंट ऐसे आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उस डायरेक्शन में मैंने दूसरा ये पेन रख दिया। तो आपके लिए शायद समझना आसान हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर्स लगाता हूँ। थंब फाइंड करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरा ये जो फिंगर है वो यहाँ पे आ गया, तो फोर्स लगेगा ऊपर। करंट ऐसे आता है तो फोर्स ऊपर लगा, तो करंट यहाँ से जब वापस जाएगा, मतलब नीचे वाले पार्ट में जाएगा, तो वहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। क्यों, कैसे, देख लीजिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब करंट ये वाली साइड आएगा, मतलब आपकी ओर आ रहा है ऐसा शायद दिखेगा। लूप के कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई करिएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ये ऐसा रखता हूँ, ये आपकी साइड है, मैं फोर्स मुझे फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब ये जो करंट है वो ऐसे रखना है, मतलब ये फिंगर आपकी साइड आया, ये फिंगर इधर है, तो थंब मेरा कहाँ दिख रहा है, नीचे। यानी आपको ऐसा समझना है, दिस पार्ट एक्सर्ट द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा दैट एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो दोनों फोर्स ऐसे होंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर दिया। अब आता है ये पोर्शन और आता है ये पोर्शन। इस पोर्शन में करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो करंट यानी ये सेकंड फिंगर, तो करंट ऊपर गया, पर मुझे ये फिंगर इधर भी तो दिखाना है, तो वो दिखाना कैसा पड़ेगा, क्योंकि इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और करंट है वो ऊपर हो, तो थंब जो है वो बाहर की साइड आता है। अब हाथ है, नॉर्मल इंसान हूँ, तो मेरे हाथ को मैं थोड़ा बहुत मोड़ सकता हूँ, पर इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मोड़ सकता हूँ।
तो ये वाली डायरेक्शन में कैसे आता है वो नहीं समझ में आता है, तो ये वाली डायरेक्शन में समझ लो, तो यहाँ जैसा होता है उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। हियर करंट गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दैट सेकंड फिंगर गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स बाहर की साइड देता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले सरफेस में फोर्स बाहर लगा, तो ये वाले सरफेस में फोर्स अंदर लगेगा, तो वो कैसा बनेगा? देखिए, वन फोर्स आउटवर्ड, अनदर फोर्स इनवर्ड, यानी दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन लगेंगे, और उसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिखेंगे। ये जो पेन, ब्लू पेन का जो पोर्शन है उसको ऐसा समझिए कि जो रेक्टेंगुलर लूप था उसका ये पूरा का पूरा ब्रेड्थ बन गया। तो ये पोर्शन क्या करेगा, इस लूप को इस साइड खींचेगा, ये क्या करेगा, बाहर खींचेगा। तो इस लूप के ऊपर लगने वाला फोर्स अंदर, बाहर, और यहां से मैं फिक्स पकड़ू तो ये लूप जो है वो ऐसे रोटेट होता रहेगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी लूप को रखो, वैसे लेक्चर खत्म होने के बाद वैसे मैं यहाँ पे मैं खुद भी दिखा सकता हूँ, ओके, पर वो काम आप खुद भी घर पे बैठे भी कर सकते हो। ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद यूट्यूब पे सीधा सर्च कर सकते हैं यही पॉइंट। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सबसे छोटा वाला वीडियो हो 3-4 मिनट का, उसको क्लिक करो, सीधा आपको आंसर वहां से मिल जाएगा कि किस तरह से वहाँ एनिमेशन जो है वो होता है। उस केस में भी वो जो दिखाते हैं वो समझना आपको खुद को पड़ता है। अगर प्रैक्टिकली अगर हम इमेजिन करना नहीं सीख सकते हैं या तो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो घर पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेकर आपको खुद को समझना पड़ेगा कि फिगर आपके सामने है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका रोटेशन जो है वो कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है नंबर 1, तो लूप का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे मतलब वो एरिया देगा, दैट इज कॉल्ड एज ए एरिया वेक्टर, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। करंट कैरी करेगा मतलब आई पास होगा, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, और वो यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा थीटा। अब वो छोटे छोटे 1-2 पॉइंट है उसको समझा रहा हूँ, अगर ये भी फिनोमेना समझे, वो समझ में आ गया तो आपका काम आसान है। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसको इमेजिन करते जाइएगा, आपको टॉर्क फाइंड करना है। सो समथिंग लाइक एफ आर साइन थीटा जैसा, एफ यानी फोर्स, कौन सा वाला फोर्स, तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो BIL वाला फोर्स। वाई BIL वाला फोर्स, तो क्या BIL साइन थीटा यहाँ पे आप लेंगे टॉर्क की वैल्यू, तो वहाँ पे वो तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, बट कौन सा वाला, तो क्या IL क्रॉस B में जो थीटा बनता है वो 90 होता है। बाकी इसका खुद का जो एंगल है वो तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। सपोज इफ आई टेक एफ इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BIL में कैपिटल B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L दैट इज अ लेंथ, और साइन थीटा है। अब ये जो दो फोर्सेस लग रहे थे, दो नॉन कोलिनियर फोर्सेस जो लग रहे थे, उसके बीच का डिस्टेंस दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेड्थ ऑफ दैट लूप, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रेड्थ को बी कहने की बजाय यहाँ पे थोड़े सिंबल थोड़े अजीब से लिए हुए हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको ए कहा है, और हाइट जिसको एक्चुअल में लेंथ कहना चाहिए, उसको यहाँ पे बी कहा हुआ है। सो दैट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली एक साइड को ए कहा, एक साइड को बी कहा। करंट जो कैरी करता था उस एलिमेंट को आप एल भी कहते थे, तो जहां स्मॉल बी लिखा है वहां पे आप स्मॉल एल लिख सकते हैं, और ए उसको आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, वन इन द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले फिगर आ गया, जैसे ही फिगर आता है आपका पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एज शोन इन फिगर। भले यहाँ पहले लिखा बाद में फिगर ड्रॉ किया, बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप पहले फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद लिखो। हियर यू हैव वन रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, नंबर 1। करंट I पास करेगा PQRS में, नंबर 3। ए और बी उसकी साइड्स है तो उसका एरिया बन जाएगा A इंटू बी, सिंपल सा जो यहाँ पे दिया है, कैपिटल A स्मॉल a इंटू स्मॉल b, एंड थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। उसको समझिएगा, ये यहाँ पे आपको जो प्लेन दिख रहा है उससे परपेंडिकुलर, यानी ये उससे परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है,
तो उसके बीच का जो एंगल है उसको यहाँ पे थीटा कहना है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तो पता चलेगा, अदरवाइज समझने वाला पोर्शन अब यहाँ से खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन को कैसे याद रखना है उसके ऊपर आपको फोकस करते जाना है। तो देखिए, नाउ हियर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कैपिटल एन स्टैंड फॉर नॉर्मल वेक्टर, यानी ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर। तो अगर प्लेन ऐसा है तो उससे परपेंडिकुलर आप इस डायरेक्शन में कह सकते हो, तो ये वाली डायरेक्शन यानी एन का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया, दिस इज अ थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एन। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमने फिगर के साथ ऐसा समझने का ट्राई किया कि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो, दोनों के दोनों फोर्स कोलिनियर फोर्सेस है। ओके, एक लाइन में लगने वाले हैं, ऑपोजिट फोर्सेस है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर। बट ये वाला पॉइंट समझने का ट्राई करिएगा, यहाँ पे आप ये जो फिगर दिए ना वहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए तो पता चल जाएगा। If magnetic field in this direction, current in downward direction, then this thumb is outward. जो यहाँ से पता चल सकता है, फोर्स बाहर लगा मतलब उस साइड पे फोर्स बाहर की साइड आया, ये वाली सरफेस पे फोर्स बाहर की साइड, जैसे बाहर आया तो ये वाला पोर्शन अपने आप कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। इसका फोर्स बाहर, इसका फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पर इसका करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इतना अंडरस्टैंडिंग है, मोर देन इनफ है। अब यही दो फोर्सेस F और ये F, उन दोनों को जोड़ता हुआ फिगर एक रिपीट किया हुआ है जो यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है। ओके, थोड़ा इमेजिनेशन काम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकता है आपका, कि एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स, अगर मान लो मैं ऐसा समझूं कुछ इस तरह से, अब एक्चुअल में ये काम ऐसे कर रहा था, ये अंदर की ओर जा रहा था, ये बाहर की ओर आ रहा था, इसलिए ये ऐसे गोल 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 घूम सकता है। अब वही चीज़ को मैं अगर ऐसे देखना चाहूँ तो आप देखोगे तो सेकंड फिगर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे एक F ऊपर लगा, एक F नीचे लगा, और यही पोर्शन जो है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखो तो वहाँ जैसा फिगर दिया है परफेक्ट वैसा फिगर बन जाएगा। ऐसा ना करो और एज इट इज़ ही रख लो तो यहाँ पे ऐसा भी समझा जा सकता है कि इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनाकर कोई लूप का एरिया वेक्टर समझता तो भी मेरा काम हो जाता। तो इट नाउ इट्स डिपेंड्स कि आप कितना उसको विजुअलाइज कर पा रहा है, तो ये समझ में आ सकता है। अदरवाइज आई सजेस्ट द सिंपलेस्ट पार्ट। देखिए, ऊपर वाले फिगर और नीचे वाले फिगर को कंपेयर करिएगा, जो फोर्स बाहर आ रहा था वो नीचे में मींस F डाउन दिखाया है, जो ये फोर्स अंदर की ओर जा रहा था उसको यहाँ पे F अप दिखाया है। मतलब जो ऐसे थे उसको सिर्फ समझने के लिए ऐसा और ऐसा दिखाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कंपेयर करूं, सो हियर दिस थिंग अप्लाई B एंड B इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में N है उसी डायरेक्शन में M बताया है। अब ये M क्या है वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ थीटा, वो भी थीटा यहाँ पे है। See that this is the A डायरेक्शन और ये भी A डायरेक्शन ही है। मतलब क्या, तो कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे जोड़ दूं, इसको मैं स्मॉल a कह दूं, और ये जो पोर्शन आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा है उसी को थोड़ा मैं वर्टिकल करके ऑब्जर्व करूं तो आपको ये फिगर मिल सकता है। नाउ इट्स डिपेंड्स अगेन ऑन योर ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो परफेक्ट रखोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आपको याद तो रखना ही रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया A। यहाँ है थीटा, तो ऑफ कोर्स ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू opposite forces. So this one we consider as a coupled forces. तो उस पॉइंट का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा, as per the Fleming's left hand rule, यानी of course left hand rule इसका,
PS एंड QR आर इक्वल, PS एंड QR कौन सा तो कि PS यानी यहाँ से लेकर यहाँ वाली, PS एंड QR यानी ऊपर वाली, वो दो फोर्सेस ऐसे है। ऑपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, सो रिजल्टेंट उसका जीरो, मतलब ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस नो फोर्स। अब बचती है दो ये पैरेलल वाली लाइंस। द PQ एक्सपीरियंस ए नॉर्मल इनवर्ड फोर्स। ओके, PQ यानी ये वाला फिगर इनवर्ड, यानी ऐसा समझिए कि ये जो सरफेस था वो अंदर गया तो ये सरफेस कहाँ आएगा, बाहर। ये ऐसे घूमेगा, फिर से ऐसे घूमेगा और ये ऐसे सर्कुलर मोशन देता रहेगा, मतलब उसके ऊपर टॉर्क लग गया। आफ्टर दिस the PQ experience is normal inward force I small b into capital B। ये किसके जैसा फॉर्मूला, क्योंकि भाई आप फोर्स का फॉर्मूला भी देख चुके हैं, F इज इक्वल टू BIL। यहाँ पे सिंबल्स है ना वो काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते, ताकि जब मैं बोलता हूँ समझने के लिए तो बहुत क्लियर है। व्हेन आई से F इज इक्वल टू ILB, तो वहां पे यूनिट्स और उसके जो सिंबल है उसके मतलब है F फोर्स, I करंट, L लेंथ, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ फिर से वो बोल रहा है फोर्स इक्वल, यानी F तो आ गया ना, फोर्स इक्वल्स किसका आना चाहिए, BIL आना चाहिए। तो कि यार B आ गया तो क्या हाँ आ गया, I आ गया तो क्या हाँ वो आ गया, कौन नहीं आया तो क्या L किसके लिए था तो क्या लेंथ, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है तो क्या स्मॉल b। फिगर देखो, क्या फिगर में स्मॉल लेंथ को B नाम दिया है तो क्या हाँ दिया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैपिटल I स्मॉल b इंटू कैपिटल B, इट्स लाइक BIL, पर कैपिटल B आता है, IB आता है, वहां लेंथ का फॉर्मूला था, यहाँ लेंथ को हमने स्मॉल b मान लिया हुआ है, दैट्स इट। While the side RS experiences an equal normal outward force. So here, this is a very important word, that form a couple which exert the torque. और couple का फॉर्मूला था आपके पास FR sin थीटा। तो यहाँ पे जिन लोगों को वो फोर्स के बारे में या तो कपल्ड फोर्सेस के बारे में, टॉर्क के बारे में ना पता हो, वो चाहे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं FR sin थीटा। लेट मी क्लियर वन थिंग, यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, ताकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी sin थीटा बताया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हैं, फोर्स और r sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन। तो f का फॉर्मूला क्या, तो कि लाइक BIL, a sin थीटा, तो कि a क्या है तो कि याद करिए r sin थीटा में r क्या था, तो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो कि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस का वैल्यू क्या है, स्मॉल a। या तो डायरेक्टली अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहूँ तो पूरा का पूरा a sin थीटा ले सकता हूँ, स्मॉल a sin थीटा। अगेन यहाँ पे जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं कैपिटल A या स्मॉल a, स्मॉल b या कैपिटल B, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी तो आपको पता डेफिनेटली चलेगा। तो देखिए कैपिटल I आ गया, कैपिटल B आ गया, क्या नहीं आया तो क्या स्मॉल a और स्मॉल b नहीं आया। तो फिगर के कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल a और स्मॉल b का मल्टीप्लिकेशन क्या शो करता है, दैट्स कैपिटल A, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द लूप। तो ये हो गया IBA sin थीटा, जिसको याद रखने के लिए मैं कहता हूँ बाई, क्या कहते हैं बाई, BAI बाई sin थीटा। एंड इफ वी से देयर आर n नंबर ऑफ टन्स, तो मैं टॉर्क को कहता हूं बिना sin थीटा। ओके, मतलब ये टॉर्क बाई था, मतलब फॉर एक टन के लिए बाई, BAI बाई sin थीटा था, और वही टॉर्क n नंबर ऑफ टन्स के लिए बाई से क्या बन जाता है, बिना बन जाता है, यानी n वहां पे आप ले लो नंबर ऑफ टन्स। और ये जो BINA sin थीटा है, टॉर्क का फॉर्मूला चैप्टर 1 में 12th स्टैंडर्ड में क्या आया था, टॉर्क का फॉर्मूला, चैप्टर 1 टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P क्रॉस E। और उसको मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लिखते थे PE sin थीटा। तो क्या, हाँ चलो टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया, sin थीटा आ गया, sin थीटा आ गया। तो किसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, यहाँ E किसके लिए है,
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी ई भी आ गया, बी भी आ गया। यहाँ पे कौन नहीं आया? अभी पी नहीं आया। पी क्या हुआ करता था? तो कि पी का नाम क्या था? यस, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ताकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आएगा तो आपको कहना पड़ता है देयर इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बचा, कौन सा वैल्यू बचा? बिना में से बी निकल गया तो क्या बचा? तो क्या आईना बचा। ओके, तो ये जो आईना बचा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था तो इसको कहा जा सकता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जिसका सिंबल होता है स्मॉल m, जिसके ऊपर वेक्टर का साइन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो यहाँ पे b और उस थीटा के साथ यहाँ पे स्मॉल m लिखा था ना, वो। तो जैसे टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E बोलते थे, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया m क्रॉस b, where small m that is stand for magnetic dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ करता था नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन हो सकता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, उसके हिसाब से कब होता है टॉर्क मैक्सिमम, कब होता है टॉर्क मिनिमम? यस, एनीवन? 90 M0 ओके, 90 पे क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम, ताकि साइन की बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आपका काम क्लियर होना चाहिए, थोड़ी कंपैरिजंस आपका काम आसान कर सकता है। सो हियर यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये जो बाई साइन थीटा था, उसमें से ये जो बिना साइन थीटा बना, उसमें से मैंने ये एम बी साइन थीटा लिखा। मतलब यहाँ से मैंने क्या क्या नहीं लिया? तो कि मैंने यहाँ पे मान लिया स्मॉल m इज इक्वल्स टू आई ना, दैट्स आई एन ए, आई नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी आई करंट कैरिंग वायर का करंट का वैल्यू, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और ए बनता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यू कैन बेटर टू से इट इज ए एरिया वेक्टर। अगर वो एरिया वेक्टर है तो ही आप यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर का साइन और इसके ऊपर वेक्टर का साइन आप लगा सकते हैं, बिकॉज करंट स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न्स भी स्केलर है। तो बचा आईना में से सिर्फ एक ही वैल्यू बचा, दैट्स कैपिटल ए, जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप पता चला होगा आप लोगों को। एनीवन हैविंग अ डाउट? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद शायद पता चले कि डाउट था, तो भी पूछ लीजिएगा। थीटा 0 टॉर्क 0, ओके, थीटा 90 टॉर्क 90। टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा को लेकर मैंने एक और फॉर्मूला बताया था जो चैप्टर 2 में आता था। यस, एनीवन रिमेंबर इट? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैन यू कंपेयर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? वर्क डन। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया था हमने चैप्टर 2, व्हेन यू टेक अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? वर्क डन है ना सर, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यस, क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मजेदार फॉर्मूला? माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई। इसको थोड़ा प्रॉपर एलोबरेटेड फॉर्म में हमने कैसा लिखना पसंद किया था? पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यस, ये हमारी चॉइस थी, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बाकी टेक्स्ट बुक की तो रिक्वायरमेंट थी माइनस पी cos थीटा लिख दो, उसके बाद मिनिमम कब और मैक्सिमम कब, जिसको हमने नाम दिया था मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अनस्टेबल। ओके, आई नो दैट ये बहुत पुरानी बातें है, पर वो पुरानी बातें आपको याद होनी चाहिए। और वैसे भी आज से तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है क्या? स्कूल के लेक्चर्स। सो यू ऑल आर फ्री एंड इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, आई थिंक। ओके, अच्छी बात है, स्कूल बंद है तो आप काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ओके, वैसे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर हमारे लेक्चर भी बंद थे। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा नहीं, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है ऐसा। नहीं, वो स्कूल बंद है ना, तो उसका और गवर्नमेंट के ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है।
बट स्टिल ही इज आस्किंग सर लेक्चर है कि नहीं है। मैंने उसको सीधा क्वेश्चन पूछा, फीस पे किया? उसने कहा हाँ पे कर दिया, पे कर। तो बस तो लेक्चर चलेंगे। ओके, तो बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे वीरू जिंदा रहेगा। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके लेक्चर चलते रहेंगे, पर आप पढ़ते रहिएगा तो लेक्चर का कुछ इफेक्ट जो है वो आपको दिखेगा और उसमें पता चल सकता है। तो u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, अगर वही फॉर्मूला मैं इस चैप्टर में या तो इसी केस में अप्लाई करना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आ जाएगा। यस जश बताइए। माइनस एम डॉट बी। सीधी सी बात। ओके, वहाँ पे सीधा सीधा कॉपी करना आना चाहिए। वहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे M है। वहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ B है। तो पहली लाइन में लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, दूसरी वाली लाइन में लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वही का वही सेम फंड आएगा। यहाँ पे भी मोस्ट स्टेबल मोस्ट अनस्टेबल की कहानी आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, वन इन द सेम थिंग। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने पार्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, और हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। चलो अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप यू रिमेंबर द गैल्वेनोमीटर। याद होगा आप लोगों को गैल्वेनोमीटर क्या है? यस, एनीवन टेल मी, गैल्वेनोमीटर में क्या अनयूजुअल चीज हमने नोटिस किया था? कोई बताएगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है थोड़ा अनयूजुअल उसमें? उसमें से करंट पास नहीं होता है। गलत। जीरो सेंटर पर करंट होता डायरेक्शन बताता है। हाँ, अनयूजुअल चीज वो है कि उसमें जीरो जो है वो उसके मिडल पे होता है। ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। यस इट्स हियर। ओके, ये हमने देखा। आई होप दिख रहा है ये फिगर। ओके, दिख रहा है फिगर, दिख रहा है ये? यस सर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो सेंटर पे लगता है, और गैल्वेनोमीटर का यूज होता है टू डिटेक्ट करंट। ओके, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आपने कहा ना, उसको मैं दूसरे वे में ऐसा कहूँगा कि गैल्वेनोमीटर का यूज होता है टू डिटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ करंट। क्यों ऐसा होता है? तो क्या मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे यार ये जीरो ऐसे मिडल में कैसे रहता है? क्या कभी आपने कोई इंसान को ऐसे हाथ रखते हुए चलते हुए देखा? तो कि नहीं, जनरली नॉर्मल इंसान है तो उसके हाथ ऐसे साइड में होते हैं, मतलब ये वाले पोर्शन से उसको कोई एफर्ट नहीं करना है। ओके, हाथ ऐसे ही होते हैं। स्कूल में गलतियां करते थे तो पनिशमेंट ऐसा था, हाथ ऐसे खड़े रख के या तो हाथ ऐसा रखो, ये पनिशमेंट था। ओके, तो पनिशमेंट के केस में अगर कोई ऐसा कहता है कि हाथ ऐसे रखो या हाथ ऐसे रखो, तो थोड़े टाइम के बाद हाथों में दर्द होने लगता है, ताकि हाथ ऐसे रह नहीं सकते हैं। पर अगर कोई कहता है कि हाथ ऐसे रखो, तो ऐसे ही याद रखते, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है कुछ। वही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि अगर ये पॉइंटर लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लेफ्ट साइड ऐसे पड़ा रहता है। पर अगर वो बीच में है, मतलब वो है नहीं, उसको रखा गया है। तो उसको कैसे रखा गया है, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे तो पता चलेगा कि अगर मान लो ये एक आयन नेल होता और उस आयन नेल के एक बाजू में मैग्नेट रखता, या तो मैं आयन नेल ऐसा रखकर दो मैग्नेट लेता, दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेता जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने ही वाले हैं, और उसको मैंने एकदम मस्त पकड़ के रखा है। कोई एक बंदा आया और उसने क्या किया, प्यार से इस आयन नेल को उसके बीच में रख दिया। अब ये आयन नेल कंफ्यूज होगा कि मैं इस साइड अट्रैक्ट हूँ या इस साइड अट्रैक्ट रहूँ। तो उस केस में कैसा सिचुएशन, कैसा फिगर देखा जा सकता है? दो मैग्नेट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले थे, पर हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है। बीच में आयन नेल है, ना वो लेफ्ट साइड गया ना वो राइट साइड गया, मतलब वो आयन नेल ऐसे हवा में सस्पेंडेड है। यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा ही कुछ होता है कि दो ऐसे रेडियल मैग्नेट्स होते हैं, और उस रेडियल मैग्नेट्स के बीच में एक सॉफ्ट आयन कोर, एक ड्रम जैसा होता है जिसके ऊपर वायर वाउंडिंग किया होता है। उस वायर वाउंडिंग के ऊपर एक स्पाइरल शेप का एक स्प्रिंग रखा होता है,
और स्पाइरल शिफ्ट यानी ऐसा आप समझिए, स्पाइरल शिफ्ट तो पता ही होगा, और उसके साथ ऐसा एक पॉइंटर होता है। तो लाइक दिस इज योर सिलेंड्रिकल ड्रम, ऐसा समझिए। इसके ऊपर मैंने ऐसे वाइंडिंग किया है, ऐसा समझिए। वाइंडिंग का एक वायर मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट किया, दूसरा वायर जिसके ऊपर ऐसा एक स्प्रिंग है जिसको मैंने पाइवोट किया हुआ है, और उसके साथ मैंने ऐसा एक पॉइंटर लगाया है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही जो सर्किट के साथ वायर था वहां पे मैंने करंट पास किया, तो करंट किस में से पास होगा? वायर में से। और कोई भी वायर में से करंट पास करो तो वो क्या देता है? कोई भी वायर में करंट पास करो तो क्या देता है वो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वही तो अपना मेन हीरो है इस चैप्टर का। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ताकि आपने करंट पास किया, पर ऑलरेडी पूरी सिस्टम को कहाँ रखा था? तो पूरी सिस्टम को ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हुए? 2। तो जैसे वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंटर को हिलाएगा, मतलब इस लूप के अंदर, इस पॉइंटर के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन देगा। जैसे करंट 0 वापस ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जनरली कैसा होता है, तो क्या हम ऐसा देखते हैं जैसे वो झूला झूलते हैं या तो पेंडुलम है। ओके, तो पेंडुलम मान लो ऐसा है, तो हम ऐसा समझते हैं कि जितना इधर गया उतना ही वापस इधर जाएगा। धीरे धीरे करते 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 वो सेंटर पे आ जाता है। जब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कैसा देखा जाता है कि 0 पे है, करंट दिया, इधर गया, उसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने के बाद अगर मान लो 0 कर दिया, या तो डिफ्लेक्शन हमने हटा दिया या तो करंट देना बंद कर दिया, तो यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा? वापस 0 पे आएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में कभी ऐसा नहीं देखा जा सकता कि वो 0 पे था, यहाँ गया, बाद में इधर जाएगा, इधर आते 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 धीरे 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 करते करते 0 पे आएगा। क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम है करंट की डायरेक्शन को दिखाना। अगर यहाँ पे बता दिया कि करंट एक डायरेक्शन में गया, हटा दो, करंट 0 है तो वापस कहाँ जाएगा? 0 पे। अगर वो पीछे की साइड जा रहा है तो उसका मतलब गलत हो जाएगा कि पहले करंट एक साइड जा रहा था, अब करंट दूसरी साइड जा रहा है, फिर से करंट एक साइड जा रहा है, फिर से करंट दूसरी। ऐसा होता नहीं है। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक फिगर आपको एक और दिख रहा होगा जहाँ पे माइक्रो एमीटर लिखा है। बट इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, सेंटर पे 0 है यहाँ पे, और दूसरी साइड भी वो डिविजन्स दिए हुए हैं। तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के, सॉरी, ए मीटर के जैसे भी काम कर सकता है। सो गैल्वेनोमीटर वी कैन यूज एज एन ए मीटर। और उसके साथ साथ आप ऐसा भी ये फिगर देख सकते हैं जहां सेंटर पे 0 है, स्मॉल m इंटू वी। स्मॉल m इंटू वी क्या बताता है? हेलो? मिलीवोल्ट। मिलीवॉल्ट। स्मॉल m का मतलब मिली और v स्टैंड फॉर वॉल्ट, मिलीवॉल्ट। ओके, तो देखो अभी जितना समझा है उसी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 टाइप के गैल्वेनोमीटर है, जस्ट एज ए नॉलेज यहाँ पे दिया है। A galvanometer is a device to detect the current in the circuit. Simple सी बात। Commonly used moving coil galvanometer is named so because it is uses a current carrying coil that rotates in a magnetic field due to the torque. यहाँ पे मूविंग कॉइल इसलिए नाम दिया गया है ताकि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो मूव करता है। 2 टाइप के नाम है, 2 साइंटिस्ट थे। डी आर्सेनवाल गैल्वेनोमीटर, द कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये लाइन और ये नेक्स्ट वाली लाइन, ओके, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपके लिए पहली लाइन काम की है, उसके बाद सीधा प्रिंसिपल। अब चाहे पहला वाला गैल्वेनोमीटर हो चाहे दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर हो, दोनों का प्रिंसिपल एक जैसा है कि अगर आप कोई करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो क्या देता है? डिफ्लेक्शन देता है। सी, a current carrying coil placed in a magnetic field experience a current dependent torque. जितना करंट देंगे उतना उसमें टॉर्क आएगा। करंट हटा दो तो वापस जहां है वहीं का वहीं आ जाएगा। which tends to rotate the coil and produce an angular deflection, यानी वहां पे वो थीटा देगा।
जब एग्जाम की बात हो तो एग्जाम में यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिगर नहीं ड्रॉ करते हो तो चलता है। जनरली आई इंसिस्ट कि यहाँ पे ये वाला फिगर है वो ड्रॉ करना चाहिए, ये वाली फिगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो चलता है। इसको कहा जाता है टॉप व्यू, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको कहते हैं साइड व्यू, जो समझाने के लिए है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये एक सिलेंडर जैसा समझिए, सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं, ये वाला सर्कल और मेरे ये हाथ वाला सर्कल, ऐसा समझिए। अब मैंने यहाँ पे वाइंडिंग किया था, तो वो जो वाइंडिंग में बोल रहा था ये वाली लाइंस ऑफ वाइंडिंग समझिए। उसके ऊपर मैंने ऐसा दिखाया था कि मैंने एक स्पाइरल शेप का स्प्रिंग लगा दिया, पाइवट लगा दिया, तो वो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे पॉइंटर लगाया है, इट्स मोर देन इनफ, इतना अगर हम समझते हैं तो। पॉइंटर है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा सकता है, ये दो परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ, तो ये जो डायरेक्शन है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस दिखाता है। अल्टीमेटली नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा, सिंपल सा फंडा। वही चीज़ यहाँ पे बताते हैं, बट आई इंसिस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फिगर मोर देन इनफ होता है। अब यहाँ पे जनरल हम जो डिस्कस करते हैं वो होता है ये वाला पाइवोट टाइप गैल्वेनोमीटर, दैट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। जो समझाया था वही का वही फिगर का एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आपको आराम से 3 से 4 पॉइंट मिल सकते हैं। A Western galvanometer consists of a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metallic frame. Difficult लगे ये statement? You can say that we have one conducting wire wound on the circular cylinder. खत्म हो गया point. The two ends of the axle of the two jointed bearings, the motion of the coil is controlled by the pair of hairspring of a phosphor bronze. डिफिकल्ट लगता है तो स्किप कर सकते हो, व्हाई? थोड़ा कॉमन सेंस, पढ़ने के लिए, पढ़ने का, याद रखने के लिए ट्राई करने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क में 1 मार्क फिगर खा जाएगा, 1 या आधा मार्क प्रिंसिपल खा जाएगा। अगर उसने आधा मार्क भी कैरी किया है तो 1.5 मार्क तो फिगर और प्रिंसिपल में चला गया। अब कंस्ट्रक्शंस का अगर 1.5 मार्क है और उसके साथ वर्किंग पूछ लिया तो कहना ही क्या। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका 1.5 मार्क है। 1.5 मार्क के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट में अगर आप 3 पॉइंट में से 1-2 ऐसे टिपिकल लाइंस वाले पॉइंट्स में अगर आप कैंसिल कर दो तो इट्स ओके। बेसिक फंडा क्या, एक सिलेंडर जिसके ऊपर वायर वाउंडिंग किया हुआ है, उसके ऊपर एक पाइवट रखा है, उसके साथ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर है, करंट पास करो, लूप में से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंबाइंड होगा और वो डिफ्लेक्शन देगा। इतना जो मैंने बोला उसी कहानी को अगर आप अपनी वे में लिखते हो तो इट्स मोर देन इनफ। थोड़े बहुत यहाँ से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि the inner ends of the springs are shouldered to the two end of the coil and the outer ends are connected to the binding screws। यानी किसके साथ किसको ज्वाइंट किया हुआ है उसका इंफॉर्मेशन याद रखने का ट्राई करने का, पर नहीं रहता हो तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देने का। The spring provides the restoring torque, ये वाली लाइन याद होनी चाहिए था कि restoring torque, जितना वहां पे टॉर्क लगेगा उतना वो पॉइंटर रिस्टोर करेगा और जितना आपने डिफ्लेक्शन दिया है वहां से वो उतना ही वापस आएगा। So the light aluminum pointer attached to the coil measure its deflection on a suitable scale। खत्म हो गई बात। The coil is symmetrically placed between the cylindrical pole pieces of a strong permanent horseshoe magnet। अब यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है तो वो तो यहाँ ऐसे ही देना पड़ता है, बट यू कैन यूज योर आइडिया। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, अ वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। इतना सब कुछ लिखने की बजाय आप ऐसा लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल of insulated copper wire wound on an aluminum frame on a light non-magnetic metallic frame की बजाय on aluminum frame, it's more than enough। pivoted type या तो वेस्टर्न, दोनों ही ना लिखो तो भी चलेगा। अब pivoted type गैल्वेनोमीटर लिखो तो भी चलता है, बट जनरली मैं स्टूडेंट्स के ऊपर
छोड़ता हूँ और उसको इतना कॉमन सेंस यूज करना आना चाहिए। आज नहीं आता है तो कल सीखना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों तो आपको यही कॉमन सेंस यूज करना ही पड़ेगा। मतलब है कि अभी जो पढ़ते हो वहीं से थोड़ा यूज करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे जो दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स कहे थे, एक्चुअल में उसको कहे जा सकते हैं हॉर्शू मैग्नेट, ये शेप वाले, यहाँ से यहाँ रेडियल मैग्नेट कहा जा सकता है। The coils are symmetrically placed between the cylindrical pole piece of a strong permanent horseshoe magnet and cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of a horseshoe magnet. दोनों पॉइंट को कंबाइन करके आप ऐसा कह सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, here we have one cylindrical coil placed between two horseshoe magnets, खत्म हो गया पॉइंट। एंड दिस मेक्स द लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जो आपने फिगर में देखा था, जो फिगर में देखते हो उसको थोड़ा वर्ड्स दे दो, आपका काम हो जाता है। Such a field is called radial field and the plane of coil rotating in a such a magnetic field. That's it. Okay, इतना अगर आप समझते हो तो वहां तक आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका हो जाता है। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन जो प्रीवियस था वो वैसे क्लास वर्क। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप अपना होमवर्क जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, जो आप 2 नहीं 3 बार लिखेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो आपको 3 बार लिखना है, और ये जो है 21 नंबर का, जिसमें आप लिखेंगे डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ताकि वर्किंग अभी मैंने नहीं करवाया है, तो प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन वो आप एक बार लिखेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क है वो आई थिंक क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन 20 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, इसलिए उसको हम 3 बार लिखने की प्रैक्टिस देना चाहते हैं। और प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन है वो आप एक बार लिखेंगे, तो ओवरऑल कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन लिखने के हुए। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।